बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है और उनके क्या नाम हैं, ये मैंने आपको बताया था। और कैसे परफॉर्म हो रहा होता है सिस्टम, ये भी बताया था। उसके साथ मैंने आपका मेन जो ऑर्गन होता है यूरिनरी सिस्टम का, वो किडनीज़ होते हैं। तो किडनीज़ की मॉर्फोलॉजी बताई थी और किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया था। आई होप कि आपको आज सबको याद होगा। उसी टॉपिक को, उसी बात को वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। गुर्दा किससे मिलके बन रहा होता है? नेफ्रॉन से मिलके बन रहा होता है। और एक गुर्दे में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा या 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स मिलकर एक गुर्दा बना रहे होते हैं। अब हम बार बार नेफ्रॉन का नाम ले रहे हैं, तो नेफ्रॉन है क्या? नेफ्रॉन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो ज़रा देख लेते हैं कि नेफ्रॉन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। नेफ्रॉन को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है बच्चों, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, इससे क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल यानी नेफ्रॉन क्या होते हैं? गुर्दा बना रहे होते हैं, गुर्दे का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। यानी नेफ्रॉन होते हैं वो ही मिलकर एक किडनी बना रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर बन गया, किडनी का स्ट्रक्चर बन गया, तो ये स्ट्रक्चर यूनिट भी हुआ। फिर नेफ्रॉन काम भी कर रहे होते हैं। काम जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है या यूरिन तो तैयार होता है या पेशाब जो बनता है गुर्दे में, वो कहाँ बनता है? नेफ्रॉन में बन रहा होता है। और नेफ्रॉन ये काम कर रहे होते हैं, यूरिन फॉर्मेशन का काम नेफ्रॉन कर रहे होते हैं, इसलिए इनको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। इस तरह गुर्दे दोनों तरह का काम करते हैं। यानी स्ट्रक्चर भी नेफ्रॉन क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, और नेफ्रॉन जो है गुर्दे का स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। इसलिए नेफ्रॉन्स को स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट कहा जाता है गुर्दे का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन का कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, एक नेफ्रॉन बुनियादी तौर पर 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला कहलाता है रेनल कार्पसल और दूसरा कहलाता है रेनल ट्यूब्यूल। ये 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक होता है रेनल कार्पसल और दूसरा होता है रेनल ट्यूब्यूल। इसमें लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब रेनल कॉर्पसल मजीद 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। जो इसके 2 हिस्से होते हैं पहले पार्ट के, वो पहला हिस्सा होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा हिस्सा होता है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला है रेनल कार्पसल, दूसरा रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमेन कैप्सूल। फिर रेनल ट्यूब्यूल के मजीद 4 हिस्से होते हैं। इसके ये किस पर मुश्तमिल होता है? पीसीटी, अभी बताऊंगी क्या होता है, डीसीटी, फिर होता है लूप ऑफ हेल्ने, और चौथा होता है कलेक्टिंग डक्ट। रेनल ट्यूब्यूल के 4
हिस्से होते हैं, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेल्ने कलेक्टिंग डक्ट। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इन हिस्सों को देखते हैं कि किस हिस्से को कौन सा हिस्सा जो है वो रिनल कार्पसल पर मुश्तमिल है, कौन से पार्ट जो हैं वो रिनल ट्यूब्यूल के हैं, और पीसीटी कौन सा पार्ट है, डीसीटी कौन सा पार्ट है, लूप ऑफ हेल्ने क्या है, ये हम देखते हैं। ज़रा इसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब मैंने जो आपको पार्ट बताए उसके पार्ट देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा आपको जो नज़र आ रहा है ये ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है। इस गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये गुच्छा जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक कप की शक्ल का एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये गुच्छा है। तो जो कप का स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, अब ये इसके पास ये आर्टरी इसके अंदर आ रही है, और ये बेसिकली ये आर्टरी जो है वो ही बारीक 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 कैपिलरीज में तब्दील होकर गुच्छे की शक्ल बना रही हो रही है। तो ये वाली जो आर्टरी है ये थिक होती है, इसको एफरेंट कहते हैं, और ये थिन होती है, इसको एफरेंट कहते हैं। ई से आता है। ठीक है, ये एफरेंट कहला रही होती है। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसका थिक होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है इसका ये थिन होता है, और जो ये गुच्छा होता है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल कहलाता है। ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट हो गया, यानी रिनल कार्पेसल। रिनल कार्पेसल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब बच्चों, प्यारे बच्चों, अब जरा यहाँ देखो कि ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है, ये बलदार है। इस हिस्से को हम कहते हैं पीसीटी, यानी पीसीटी। पीसीटी का मतलब पी किसका एब्रिविएशन है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों कहा जाता है? देखिए, ट्यूब्यूल नाली, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब बलदार, जो ऐसे बल खाई हुई होती है वो क्या होती है, बलदार। जो बलदार हिस्सा उसको कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं। बलदार है ये वाला पार्ट, इसमें बल है, तो ये क्या कहा जाएगा, कॉन्वोल्यूटेड। और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, यानी करीब, यानी इस हिस्से से, ये बोमेन कैप्सूल से इसका, इस नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट करीब है, इसके पास है, इसके नज़दीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल की टर्म पास होने या करीब होने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। तो ट्यूब्यूल नाली,
तो क्या हो गया, पीसीटी। ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये रेनल ट्यूब्यूल, अब दूसरा पार्ट शुरू हुआ है नेफ्रॉन का, रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ आके ये एक यू शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये यू शेप का जो हिस्सा है, स्ट्रक्चर है, ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है। अब ये लूप ऑफ हेनले फिर जाके फिर ये बलदार हो रहा है, यानी इसमें फिर ये घूम रहा है और बल इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा डीसीटी। ये वाला हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा क्या है, डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है बच्चों डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल का मतलब दूर, यानी इस वाले हिस्से से ये जो ये पहला पार्ट है, ये रेनल कार्पेसस का, इससे ये वाला हिस्सा दूर है, इसलिए इसको डिस्टल कहा जा रहा है। पीसीटी इसलिए कहा जा रहा है इस बलदार हिस्से को क्योंकि ये इससे करीब है, इसलिए ये प्रॉक्सिमल है। और ये डिस्टल क्यों है, क्योंकि ये दूर है। दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिस्टल। बलदार है तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नाली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये एक जो डीसीटी का पार्ट है, वो ये एक डक्ट है, इससे ये जुड़ा हुआ है। ये डक्ट कहलाती है मेरे बच्चों प्यारे कलेक्टिंग डक्ट। इसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में आपको ये बारीक बारीक पतली पतली नालियां नजर आ रही हैं। इन पतली पतली नालियों को कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या कहा जाता है, इन पतली पतली नालियों को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहा जाता है। अब यहाँ मेरे बच्चों देखो कि इस एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ये वाला एक नेफ्रॉन कनेक्टेड है। अब इस तरह यहाँ पे एक और इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से एक नेफ्रॉन कनेक्ट होगा, इससे एक होगा, इससे एक होगा, इससे एक होगा, इससे एक होगा, क्योंकि नेफ्रॉन तो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं ना, तो वो जितनी भी ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, इनसे एक एक नेफ्रॉन जो है वो अटैच होगा। अब दोबारा यहाँ पे आओ, यहाँ देखो मेरे बच्चों कि ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है डिसेंडिंग, यानी कि नीचे आ रहा है ना ये वाला हिस्सा, तो ये कहलाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये पतला होता है, तो इसको हम कहेंगे थिन। ये वाला हिस्सा, ये यू शेप बन रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये पतला होता है। अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हिस्सा कहलाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब जनाब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले मजीद दो में डिवाइड कर देते हैं। जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाएगा थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले का ये वाला हिस्सा असेंडिंग यहाँ तक जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, थिक। ये मोटा होता है तो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब ये तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन होती है। अब कैसे होती है, रेनल कार्पेसल में जो ग्लोमेरुलस है और बोमेन कैप्सूल है, उसमें क्या हो रहा होता है। फिर जो हमारा रेनल ट्यूब्यूल है जिसमें पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है, इनमें क्या जो है वो काम हो रहा होता है यूरिन बनने का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग
कुछ जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उनमें से कुछ बच्चे अगर मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने मेरा पिछला लेक्चर मिस कर दिया है, तो मैं अपने पिछले लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से उस लेक्चर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि मेरे ये इस टॉपिक के तमाम लेक्चर जो हैं वो उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा, जिससे आपको उस टॉपिक की कंटिन्यूटी आपके लिए जो है वो रहेगी और आपको तमाम लेक्चर आसानी से बर वक्त मिल जाएंगे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।